नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज इंडिया गठबंधन, अगर हम बिहार के ताल्लुक से कहें तो महागठबंधन के बीच आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और इस सीट शेयरिंग में हमें बहुत सारी खामियाजा नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं यह लगता है कि बिहार कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं खास करके बात कर रहा हूं जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रताप सिंह का, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बेटे के सीट के लिए, अपने बेटे को जिताने के लिए पूरा कांग्रेस की साख है उनको दांव पे लगा दिया और कहीं ना कहीं जो आरजेडी के चरणों में अपना माथा टेक दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार काफी दिनों से पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए चुनाव लड़ने का प्लान कर चुके थे और दमखम से उनकी तैयारी चल रही थी। उस सीट के लिए भी अपने गठबंधन में बात नहीं रख पाए, उन्हें नहीं मना पाए। क्यों, ये आप जानते हो दोस्तों? मैं बता दूं, जो अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे हैं आकाश कुमार सिंह, वो लगातार 3 बार से मोतिहारी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मोतिहारी लोकसभा सीट से, और हर बार बड़ा मुश्किल से वो अपना जमानत बचा पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार उनको लगा कि शायद महागठबंधन के इस जो अभी चल रही है, थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा रहा है, तो इसमें उनके बेटे जीत जाएंगे, तो उनको मोतिहारी से अब मुजफ्फरपुर लेके आ गए हैं और वहां से वो सीट लेकर अपने बेटे का सीट सेव करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होगा वहां तो रिजल्ट में ही पता चलेगा, वहां भी हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा बात करने का मुख्य मकसद है पूर्णिया सीट। पूर्णिया सीट पप्पू यादव का परंपरागत सीट रहा है। कई बार निर्दलीय चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं पप्पू यादव और उन्होंने लगातार प्रणाम पूर्णिया नाम से यात्रा कर रहे थे, एक एक लोगों से मिल रहे थे। उनका वह जमीन है, धरती है, वहीं उसने जन्मा पला बढ़ा और उस क्षेत्र में उन्हें काफी लोकप्रिय माना जाता है। हालांकि पप्पू यादव के लिए मधेपुरा और सुपौल भी एक अच्छी सीट मानी जाती है, लेकिन पप्पू यादव के लिए एक एज कह सकते हैं, वो सीट जो है पूर्णिया थी। और अगर पप्पू यादव को सीट मिलती तो आप और हम भली भांति जान सकते हैं कि वो सीट कांग्रेस के खाते में, या यूं कह ले इंडिया गठबंधन के खाते में बड़ी आसानी से आ सकती थी। लेकिन अब चूंकि एक बागी विधायक जेडीयू पार्टी से बीमा भारती जी आई, तो इन्हें लगा कि नहीं, उनको खुश करने के लिए वो सीट दे दिया जाए। लेकिन सीट देना मैटर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि सीट देने से कोई सीट नहीं निकलता। सीट किस कैंडिडेट को दिए, उनका क्या उम्मीद है उस सीट पे, उस सीट को लेकर के वो कहां तक रेस में है, ये देखना पड़ेगा। जहां हमें नहीं लगता कि वो रेस में कहीं से थी, लेकिन फिर भी बिना सीट शेयरिंग हुए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया। क्योंकि आप जानते हैं, लास्ट में जब फ्लोर टेस्ट होना था, उस समय बीमा भारती कहीं ना कहीं बगावत के मूड में थी जेडीयू से, और इस वजह से इनके पक्ष में दिख रही थी, तो अभी जाकर के इसने उसका कर्ज चुकाने का काम किया है। इनका सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि अब जो हाल है, पप्पू यादव अपना जो पार्टी था जन अधिकार पार्टी, उनको विलय कर चुके हैं कांग्रेस में। अब उनके पास चारा नहीं है। अब संभावना यही जताई जा रही है कि वो पूर्णिया से हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार हो जाए। हालांकि पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं कांग्रेस में आ गया हूं तो अब कांग्रेस के साथ ही मरूंगा, रहूंगा, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन एक टिस जो इंसान को होता है ना, वो खत्म नहीं होता। जी हां दोस्तों, हो सकता है कि पप्पू यादव
या तो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े या अपने किसी करीबी को वहां से चुनाव में उतार दे और उनका खामियाजा कहीं ना कहीं बीमा भारती और आरजेडी महागठबंधन को हो सकता है। दोस्तों, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ना, इनको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से भुनाने का कोशिश किया है आरजेडी ने, क्योंकि वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं बड़ा दल हूं। कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि उन पे भी दबाव है। अगर सब एक साथ मिल करके सही ढंग से रणनीति बनाकर लड़े तो शायद बेहतर परिणाम आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं से फोर्स दिया जा रहा है ऊपर से। आप समझ गए होंगे कहां से मैं बात कर रहा हूं। वहां से फोर्स दिया जा रहा है कि तुम अलग लड़ो या अपने हिसाब से इस तरह से सीट शेयरिंग करो कि कोई भी सीट ना निकल पाए। आपको पता है पिछले बार 40 में 39 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और इस बार भी उसी मजबूती के साथ एनडीए के में नीतीश कुमार भी हैं और भी तमाम तर पार्टियां हैं। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार भी 40 में 39 सीट जीतने की पूरी उम्मीद है। एक किशनगंज सीट को मैं अभी भी नहीं दूंगा कि उसको जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहां समीकरण है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस वजह से। अच्छा, ये जो सीट शेयरिंग देखने को मिल रहा है ना, इसमें लगता क्या है कि लालू यादव को ये लग रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव को कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट उनका जागीर है, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं भी एक मुस्लिम हूं, बिहार से ताल्लुक रखता हूं और मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं और बिहार के अलग अलग जगहों से। उन लोगों से जब मेरी बात होती है तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, मुस्लिम का अब भरोसा आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पर है। अगर सही सलामत सीट शेयरिंग होती तो शायद इनका बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन आरजेडी की नैया डूबना लोकसभा चुनाव में लगभग तय मानी जा रही है। क्यों कि जो हालात बन है, जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें यह पता चल रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी अपना कमर कस लिए हैं और उनका कहना है सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनी वोट, इस तरह के नारे दे रहे हैं। और आपने देखा कि कल ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने अब 11 से बढ़ाकर 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का प्लान बना रखा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि निश्चित रूप से अगर एआईएमआईएम सीटों पे जीतती नहीं है तो कम से कम खेला को बिगाड़ने का क्षमता तो रखती ही रखती है। तो इस वजह से उनका सफर आसान नहीं होने वाला है आरजेडी का। और कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग को लेकर के इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, इससे कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका फायदा हो जाए। मुझे जो लगता है कि किशनगंज का सीट लगभग तय माना जा रहा है कि वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेंगे, लेकिन अन्य सीट पर भी उनका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि शिवहर के सीट, जो शिवहर के सीट पे पहले जो लड़ा करते थे, उस सीट को अब क्या किया गया है, जेडीयू के तरफ से चूंकि लवली आनंद को, आनंद मोहन की पत्नी को दे दिया गया है, तो वहां के जो बीजेपी के उम्मीदवार थी, महिला थी, थोड़ा नाम मैं मिस कर रहा हूं, उन्हें अब आरजेडी वहां से टिकट दे रही है। अब घोषणा यह हो गया है कि वहां से एआईएमआईएम भी प्रत्याशी दे रही है और वहां का जो जनता का रोष देखने को मिल रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम आवाम जो है मजलिस के नारे के साथ अपना वोट पतंग को कर देगी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में कर देगी और जिनका सीधा सीधा नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को देखने को मिल सकता है। तो अंत यही कहना चाहूंगा मैं कि चूंकि पप्पू यादव वहां मेहनत कर रहे थे और उनका काफी बेहतर पकड़ माना जाता है पूर्णिया के बाद मधेपुरा और सुपौल में, इन सीटों को भी कांग्रेस जो है
पप्पू यादव के लिए नहीं ले पाए, 3 में से कोई भी सीट नहीं। कहीं ना कहीं इन बड़े नेताओं को पप्पू यादव भले ही अपने पार्टी से चुनाव लड़कर एक भी सीट न जीता हो, लेकिन वो लोगों के बीच में रहते हैं, हर तरह का हेल्प करते हैं, तो इससे लोगों के को उनके प्रति लगाव है। अगर उनका टिकट कांग्रेस या महागठबंधन या आरजेडी किसी भी पार्टी के तरफ से होता तो वो एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि बेगूसराय से पिछली बार कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे। अब कन्हैया कुमार सीपीआई में न होकर के कांग्रेस पार्टी में है, उनके लिए भी कोई सीट न बचा पाए, ये भी कहीं ना कहीं दुखद है। कन्हैया कुमार एक मजबूत आवाज है, उनको सीट मिलना चाहिए था और वो जीत सकते थे। और जीतने के बाद जब वो बिना जीते इतनी मजबूती के साथ अपनी बातों को हर मीडिया चैनल पे हर जगह रखते हैं, उठाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो शख्स पार्लियामेंट में कितनी मजबूती से लोगों की आवाज को उठा सकते थे। लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया, जिनका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है भुगतना पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं नकारा साबित हो गई है बिहार कांग्रेस के आला अधिकारी लोग, वो अपनी एक भी बात को नहीं मनवा पाई। सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका लगातार यही इल्जाम है कि ये सभी नाम निहाज सेकुलर पार्टी जो है ये हमारे अर्थात मुस्लिमों के साथ धोखा कर रही है, केवल वोट ले रही है, हिस्सेदारी नहीं दे रही है। उन्होंने भी लगातार कोशिश किया कि इन लोगों से गठबंधन हो जाए, इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार बन जाए, लेकिन वही बात, ढाक के 3 पात। हमेशा इनको पता है कि उसको गठबंधन में नहीं लाना है, क्योंकि इनको नेता नहीं चाहिए, इनको केवल झंडा बरदार चाहिए, झंडा उठाने वाला चाहिए, दरी बिछाने वाला चाहिए। इस तरह की सोच रख रखे हैं और इसलिए उनको शामिल नहीं किए। जी हाँ दोस्तों, और लगातार आप उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम बड़े चेहरा थे, नेता थे, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है। कहीं मुठभेड़ के नाम पर तो कहीं गुंडों के द्वारा गोली मार दिया जा रहा है। अब जो है कल के डेट में जो मुख्तार अंसारी साहब का निधन हुआ है, जो इतने बड़े परिवार से, जिनके नाना उस्मान ब्रिगेड को कौन नहीं जानता, उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी साहब वो कांग्रेस के अध्यक्ष आजादी के समय में रह चुके हैं, और उनके चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ऐसे परिवार के इतने बड़े लीडर, अलग बात है कि उनपे एक टैग माफिया का भी है, क्यों है नहीं है वहां के लोग बेहतर बताएंगे, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी किसी के लिए माफिया डॉन तो किसी के लिए मसीहा भी कहलाते हैं। मैं कई चैनलों के माध्यम से लगातार सुन रहा हूं, वहां के जो जमीन पे हैं वहां के सभी जाति समुदाय को लोग बताते हैं कि वो माफिया अपने बेनिफिट के लिए नहीं थे, वो गरीबों के लिए माफिया बन गए, और गरीबों के लिए माफिया बनते बनते वो कहीं ना कहीं फंसते चले गए। जरूर उन पे 62-65 से ज्यादा केस थे। बहरहाल अब उनकी देहांत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से लास्ट समय में हम कह सकते हैं, आज से 2 साल पहले जब सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था, तो वहां भी आप जानते ही हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है उनसे किनारा कर रखी थी, जो किनारा अभी तक कर रखा है। और अब जो है मुख्तार अंसारी के भी साथ कहीं ना कहीं यही बात हो रही है। इससे पहले अतीक अहमद औरों के साथ लगातार ये सब होता रहा है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सोचने की बात है दोस्तों। अब बिहार का जो मुसलमान है उनका एक ही मांग है, जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो गठबंधन की सरकार थी उसने जातीय जनगणना करवाई,
उसमें उसने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात कही थी। तो अब वहां के मुसलमानों का भी ये मानना है कि हमें भी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जितनी हिस्सेदारी हमारी जनसंख्या में है। जनसंख्या के हिसाब से कम 8 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आरजेडी वही 2-3 उम्मीदवार, और उनके बाद जो है कांग्रेस भी उतना पे ही सिमट जाएगी। बीजेपी तो किनारा कर ही रखी होती है। एक आध किशनगंज जैसे सीट पे जेडीयू अपना मुस्लिम उम्मीदवार जरूर दे देते हैं। दोस्तों, मेरे ये तमाम बातों पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और मेरा कोशिश रहता है कि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि घंटी के बटन को दबा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमें एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमारा हौसला को बढ़ाता है और हमें और अच्छे से बोलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज का यह वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।